आज अपन साइकेट्री के इस वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो वही चाइल्डहुड डिसऑर्डर के डिसऑर्डर से रिलेटेड है। उसका नाम है ऑटिज्म। आजकल बहुत देखा गया है कि ऑटिज्म के रीजन क्या है, ये किस वजह से होता है, और ये आमतौर पर सारे लगभग उन बच्चों में पाया जाता है जिसमें कोई ना कोई जेनेटिक या प्रॉब्लम होती है। लेकिन चाइल्डहुड डिसऑर्डर समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर में हमेशा कहीं ना कहीं उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी एबनॉर्मलिटी, उसकी साइकोसोशल प्रॉब्लम, उसका माइलस्टोन गेनिंग या अचीवमेंट या गोल, ये हमेशा डिफेक्ट रहेगा। उसकी सोशल लाइफ है वो डिफेक्ट रहेगी। कुल मिला के उसके अगर हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो उसके चारों पॉइंट सोशल, फिजिकल और मेंटल और फिजियोलॉजिकल ये चीजें अफेक्ट रहेगी और ये कहीं ना कहीं कोज करती है चाइल्डहुड डिसऑर्डर को। और साथ ही साथ जो पेशेंट की मदर है, जो पेरेंटल जो ऑब्जेक्शन है वो इसमें बहुत ज्यादा क्या करता है, ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है जो पेरेंटल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, पेरेंट की भी कहीं ना कहीं भूमिका होती है प्री, पोस्ट और इंट्रा प्रेगनेंसी के अंदर। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं आज ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है, ये डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कैसे, जब आपका गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि आपका न्यूरोलॉजिकल जो एक्टिविटी वो डेवलप नहीं हो पाती, यानी आपके ब्रेन का विकास ही ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और ये किसमें देखा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिफेक्ट की वजह से। जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था यूजेन ब्लूरल, सबसे पहले उन्होंने ये वर्ड यूज में लिया ऑटिज्म, और ये वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी ग्रीक भाषा के अंदर जो है ऑटोस, और जिसका मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद के रिलेटेड। यानी ऐसे जो बच्चे होंगे वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होंगे। क्या होंगे, सेल्फ सेंटर्ड। उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेंगे। वो सारी चीजें इसके अंदर रहती है। और साथ में ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, देखिए बिहेवियरल, उनका व्यवहार कैसा, हमेशा डिफेक्ट रहेगा। सोशल लाइफ डिफेक्ट रहेगी। वर्बल हमेशा उनका इम्पेयर्ड रहेगा, वो बोलने में, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। और रेस्ट्रिक्टेड विद द रिपीटेटिव बिहेवियर, ऐसे लोग क्या होंगे, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार करेंगे। यानी अगर बच्चा अगर किसी गाड़ी के साथ खेल रहा है तो उसको अगर कुछ करवा रहे तो वो क्या करेगा, बार बार उसी गाड़ी को क्या है, फोकस में लेगा। साथ में सोएगा तो उसको लेके सोएगा। तो वो सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो वो इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा एनवायरनमेंट को। पहले ही बोला सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं या सेंटर्ड होते हैं, तो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको उनको कोई लेना देना नहीं, इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा। और साथ में इम्पेयर्ड प्रोनाउंस एंड लैंग्वेज, उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उनका क्या होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी बोलने में डिफिकल्टी, स्पीच में डिफिकल्टी। रिपीटेटिव इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ऐसे जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे। क्या उनको एक चीज पसंद आ गई तो वो उसी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, बार बार उसको दोहराते रहेंगे और वैसा ही बिहेव करेंगे। थिंकिंग डिसऑर्डर, इनके अंदर थिंकिंग डिसऑर्डर भी पाया जाता है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड ऑफ अदर्स फीलिंग, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो दूसरों की फीलिंग नहीं समझ पाते हैं। सेल्फ इंजुरी एंड एब्नॉर्मल बिहेवियर, ऐसे जो बच्चे होते हैं जैसे कि खुद बैठे बैठे अपना सिर दीवार पे पटकना, अपने बाल खींचना, सेल्फ बाइटिंग करना, ऐसे वो क्या है, ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं। उनका बिहेवियर जो देखा गया वो एबनॉर्मल, अपने लिए नॉर्मल लोगों के लिए वो व्यवहार कैसा है, एबनॉर्मल है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। इंसिडेंस के अंदर ये क्या है, 2 to 4, 2 से लेके 4 लोग पर 1000 के ऊपर, यानी 1000 में से 2 से 4 बच्चे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। और ये बहुत ही रेयर क्या है, डिसऑर्डर है। कॉमन इन बॉयज देन गर्ल्स, यानी ये लड़कों में ज्यादा पाया जाता है देन दी गर्ल्स। ऑनसेट 3 month ऑफ एज, ऐसे बच्चों में क्या है, 30 मंथ के, यानी 30 इनके अगर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो 30 month ऑफ एज, यानी 30 महीने के हो जाएंगे वो बच्चे। यानी कुल मिला के 2 से 3 साल के जब ये बच्चे होंगे तब उनके बीच में क्या है, ये इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और ऐसे बच्चे माइलस्टोन गेन भी बहुत मुश्किल से करते हैं।
अगर इसकी इटियोलॉजी देखें, कारण देखें, तो कोज क्या है, जेनेटिक कोज ये बोला जाता है कि मोनोजाइगोटिक के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है देन दी डाइजाइगोटिक। अगर दोनों में बात करें तो मोनोजाइगोटिक में अगर 100 में से अगर 36 यानी 36 बच्चे अगर वो अफेक्टेड है, तो डाइजाइगोटिक में सिर्फ 0 रहेंगे, यानी एक भी बच्चा इसमें नहीं होगा। बायोकेमिकल अगर बात करें तो वो है इन बच्चों में इंक्रीज प्लाज्मा सीरोटोनिन लेवल देखा गया है, वो भी एक कोज है। मेडिकल में बच्चों में जब डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी हो जाती तो मेनिंजाइटिस का होना, इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, एनसेफेलाइटिस होना, कंजेनाइटल रूबेला होना, साइटोमेगलोवायरस का होना यानी उससे इन्फेक्ट होना, फिनाइलकीटोन्यूरिया होना और एस्पेक्सिया, ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। मैटरनल ब्लीडिंग, अगर गेस्टेशन पीरियड के अंदर अगर बच्चा अगर पेट में है या वुम्ब में है, अगर उस दौरान क्या मदर को अगर पहले ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो भी ऑटिज्म होने के चांसेस है। म्यूकोनियम एंड एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होना, यानी म्यूकोनियम जो फर्स्ट फीकल होता है बच्चे का, वो मदर के एमनियोटिक फ्लूइड में आना और उसको वापस वो क्या कर लेना, इनहेल कर लेना, या अब उसको कुल मिला के अपने इंटेस्टाइन में लेके आ जाना या माउथ के द्वारा अपने पेट में लेके जाना, वो भी क्या करता है, कोज करता है। इंक्रीज यूज ऑफ मेडिकेशन, प्रेगनेंसी के दौरान जब बहुत ज्यादा क्या है मेडिकेशन का यूज लिया गया है, तो भी क्या होगा, ये कोज कर सकता है। पेरेंटल रिजेक्शन, अगर दूसरे बिहेवियर के अगर बारे में बात करें तो अगर माँ बाप दोनों सेपरेट है तो उसकी वजह से भी बच्चा क्या होता है, ऑटिज्म हो सकता है। फैमिली एंड अदर क्राइसिस, फैमिली का ब्रेकडाउन होना, घर में बहुत ज्यादा टेंशन होना, वो भी बच्चे के ऊपर अफेक्ट करता है। फॉल्टी कम्युनिकेशन, ऐसा बच्चा अगर उनको सही तरीके से अगर आप कम्युनिकेट ना करो, उनको समझे नहीं, उनसे बातचीत ना करें, तो भी ऑटिस्टिक हो सकते हैं। लेक वार्मथ एंड अफेक्शन, अगर बच्चों को सही तरीके से वार्मथ यानी उनको सही तरीके से संभालने नहीं, प्यार लाड दुलार ना दे, तो भी बच्चे क्या हो सकते हैं, ऑटिस्टिक हो सकते हैं। अलूफनेस, बच्चे को अकेला छोड़ दिया तो भी ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक हो सकते हैं। ऑब्सेसिव नेचर, उनका नेचर कैसा होगा, ऑब्सेसिव होगा, और ऐसे बच्चे इमोशनली कोल्ड, अगर उनके सामने अगर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई उनको चुटकुला सुना दे तो भी ऐसे बच्चे हंसेंगे नहीं, गिल खिलाएंगे नहीं, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब अपन देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल अगर मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो बच्चों के अंदर बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो साइन और सिम्टम है वो शो होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें बिहेवियरल डिसऑर्डर की, तो बिहेवियर उनका कैसा देखने को मिलेगा, अनरेस्पॉन्सिव होंगे, स्माइलिंग एंड कर्डलिंग, यानी आमतौर पे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, अगर घर पे कोई मेहमान आया और उनसे अगर बात की, अगर उनके सामने स्माइल दी बच्चों के सामने, वो वापस स्माइल देते, लेकिन ऐसे बच्चे क्या करेंगे, स्माइल भी वापस नहीं करेंगे और नहीं वापस कर्डलिंग करेंगे। ऐसे बच्चों में आई टू आई कांटेक्ट बहुत कम होता है, वो आंखों में आके डाल के बात बहुत कम करते हैं। डिसलाइक बाय टच एंड किस, ऐसे बच्चे होंगे जो क्या है, उनको जब टच करेंगे, जब उनको किस करेंगे, उनके लाड़ दुलार करेंगे, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा और वो उनको गुस्सा आ जाएगा। नो सेपरेट एंजाइटी, आमतौर पे बच्चों के अंदर क्या होता है, जब वो अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं तो उनमें घबराहट हो जाती है, जिसको बोलते हैं सेपरेट एंजाइटी डिसऑर्डर, वो उनके अंदर क्या है, बिल्कुल नहीं होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ पे है और किसके पास जा रहे हैं। नो और एबनॉर्मल सोशल प्ले, ऐसे बच्चे क्या अपने सोसाइटी के बच्चे उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, बिल्कुल ही नहीं खेलेंगे, और खेलेंगे तो भी एबनॉर्मल तरीके से, उनको कुछ लेना देना नहीं है। फेलियर टू मेक फ्रेंड्स, ऐसे लोग, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने पीर ग्रुप वाले जो दोस्त होते हैं वो बिल्कुल फ्रेंड नहीं बना पाते। नो एम्पैथी और अवेयरनेस, ऐसे बच्चों की में कोई एम्पैथी नहीं होती और ना ही उनमें कोई अवेयरनेस होती है अपने सराउंडिंग्स को लेकर के। एब्सेंस ऑफ फियर इन डेंजर कंडीशन, ऐसे बच्चों में क्या होता है कि जब कोई भी डेंजर कंडीशन आई, यानी अगर बच्चा अगर कहीं पे बैठा है और सामने से अगर गाय या कुत्ता या कोई चिल्लाते हुए दौड़ के आ रहा है, तो नॉर्मल बच्चा तो क्या है, भाग जाएगा चिल्लाते हुए, लेकिन वो वहीं पे बैठा रहेगा, वो सारी चीजें इनमें देखने को मिलती है। अब कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करेंगे तो ऐसे बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सही वर्ड नहीं ढूंढ पाते, और साथ में जब वो कोई चीज का फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, बबलिंग हुआ, गेस्चर हुआ, माइंड जो ये एक्सप्रेशन करने के तरीके अपने फीलिंग्स के, वो इनमें बिल्कुल नहीं रहेंगे। नो इमेजिनेटिव एक्टिविटी, इमेजिनेटिव एक्टिविटी अगर उनको कोई रोल प्ले करना है
या अपने अगर टॉयज के साथ खेलना है, अगर किचन का एक बच्चों को सेट दे दिया तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, आमतौर पे कुछ खाना बनाने की एक्टिंग करेंगे या अपने पेरेंट्स के कपड़े पहन के उनकी एक्टिंग करेंगे। अगर दादा दादी नाना नानी अगर कोई राजा रानियों की अगर कहानियां सुना रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनको खुद की जगह इमेजिनेट करेंगे। तो वो चीजें इनके अंदर बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, उसके बारे में बात कर ली अपन ने। और ऐसे बच्चे जब क्या करते हैं, यू प्रोनाउंस करते हैं तो उनका मतलब होता है आई, यानी ये तुमने काम किया, तुमने किया मतलब उनका मतलब है मैंने ये किया है, तुमसे ये काम हो गया, यानी मेरे से ये काम हो गया। तो यू की जगह आई और आई की जगह ये यूज में लेते हैं। देखते हैं अपन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काम हम करेंगे, हम करेंगे मतलब आई मैं करेंगे, लेकिन वो वहां पे क्या कर रहे हैं, वी यूज में ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में आई की जगह यू और यू की जगह आई ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इम्पेयरमेंट इन इनिशिएट ऑफ कम्युनिकेशन, ये कभी भी बातचीत या कम्युनिकेशन शुरू करने में हमेशा इनके क्या प्रॉब्लम शो होती है, इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं करते। अब बात करेंगे एक्टिविटी। ऐसे बच्चों के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है। ये आमतौर पर कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं, या जो उनको एक चीज अच्छी लग गई वो उसी के बारे में करते रहे। इनको एक खिलौना पसंद आ गया या उनके पास एक टॉय कार है तो वो बार बार उनको घुमाते रहेंगे मुंह से आवाज निकालते हुए। तो वो एक एक्टिविटी पसंद है तो वो खाना खाते हैं, सोते उठते तो भी उनके दिमाग में यही चलता रहेगा। स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट होते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार करना। तो बार बार करने का मतलब ये जैसे कि हैंड को फ्लिक करना, हाथ पैर को मरोड़ना, ट्विस्ट करना, सिर को घुमाना बार बार, और बैंगिंग यानी दीवार से अपने सिर को भिड़ाना, बार बार सिर को अपने दीवार पे मारना। ये सारी चीजें एक्टिविटी, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है वो भी देखने को मिलती है। अचीवमेंट इन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट, एक अच्छे अटैचमेंट होता है। जैसे कि अगर उनको एक टॉय कार या गुड़िया या ऐसा कोई खिलौना पसंद आ गया तो वो उसी को साथ में लेके सोएंगे या उसी से बात करेंगे या उसी के आसपास क्या है अपने आप की एक्टिविटी रखेंगे। अगर अदर एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऐसे बच्चों में ओवर रेस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलता है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत ज्यादा। अगर कभी कभार ये ओवर और अंडर दोनों चीजें इसमें देखने को मिलती है। अगर ऐसे बच्चे को अगर सिखा दिया कि अगर घर पे कोई मेहमान आए तो आपको उसको, नया आदमी आते नमस्ते करना है या प्रणाम करना है, तो अगर घर पे अगर कोई भी आया, कभी कभार देखते हैं कि अगर घर पे कोई भी आया चाहे उम्र से उससे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सबको प्रणाम कर लेंगे। उनको कुछ मतलब नहीं है कि वो एज में छोटा है, हमेशा बड़ों को प्रणाम करना है, इक्वल एज वालों को हैंडशेक करना है या हाय बोलना है, छोटों से लाड़ दुलार करना नहीं। ऐसे बच्चे सबको प्रणाम कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी, क्योंकि उनको ये बता दिया कि घर पे मेहमान आया आपको ये एक्टिविटी करनी है, दैट इज द ओवर रेस्पॉन्सिव। और दूसरा है अंडर रेस्पॉन्सिव। अंडर रेस्पॉन्सिव अगर उनको जो काम दिया वो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। और टू सेंसरी स्टिमुलाई, अगर उनको कुछ स्टिमुलाइज दिया गया है, ऐसे बच्चों में हाइपरकाइनेसिस, एग्रेशन, टेम्पर टेंट्रम बहुत ज्यादा गुस्सा आना, सेल्फ इंजुरी सेल्फ बाइटिंग करना, बाल खींचना, सिर पे दीवार मारना, शार्प चीजों से खुद को हर्ट करना, वो सारी चीजें ये करते रहते हैं। और स्क्रैचिंग सेल्फ, खुद को ही नाखूनों से स्क्रैच करेंगे, और हेयर पुलिंग कॉमन इनमें देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों में जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट कैसे कि उनकी कैलकुलेशन, उनकी जो जनगणना होगी या किसी चीज को जोड़ भागी गुणा भाग अगर उसको करना है तो वो उनमें बिल्कुल नहीं होगा। यानी ऐसे बच्चे क्या है, बही खाते में पुअर होंगे। रिमोट एबिलिटी एंड म्यूजिक एबिलिटी उनकी बिल्कुल, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना गाना बोलना इनमें नहीं देखने को मिलेगा। ऑटिज्म वाले बच्चों में कौन सी चीज नहीं होगी, एक तो हेलुसिनेशन नहीं होगा, डेल्यूजन नहीं होगा, और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ना उनका नॉर्मल रहेगा। एज अ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया टाइप ही, यहाँ पे ये सारी चीजें होगी। अब अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसका अभी भी तो कोई फिक्स डायग्नोसिस टूल नहीं बना है जिससे आप ऑटिज्म के बारे में पता लगा सके, लेकिन ऑटिज्म के लिए एक स्केल बनी हुई है, उस स्केल के ऑब्जर्वेशन से आप क्या है पता लगा सकते हो। लेकिन वो सिर्फ कोई ऑटिस्टिक स्पेशलिस्ट हो, जो ऑटिज्म का स्पेशलिस्ट हो डॉक्टर, वो इसकी इसको यूज में ले सकता है। जिसको स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल्स बहुत सारी है वो अपने हिसाब से यूज में लेगा। जेनेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना, क्योंकि अपन ने देखा है कि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, ऑटिज्म हुआ, दूसरे मेंटल रिटार्डेशन डिसऑर्डर हुए, उनके अंदर कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या कोज होता है, इटियोलॉजी होती है। तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इंटरव्यू विद पेरेंट्स टू सीक इंफॉर्मेशन,
जो उसके पेरेंट्स है, जो उसका लालन पालन और पोषण करने वाले, उनके साथ इंटरव्यू रखना, और इंटरव्यू में उस बच्चे के माइलस्टोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसके जो नर्स जिसने डिलीवरी की है, डॉक्टर, उन सारे डाटा को लेकर के पता लगाया जाता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कहीं ये रीजन तो नहीं है। साथ डेवलपमेंट स्क्रीनिंग, बच्चे की एज, क्योंकि माइलस्टोन कब कब उसने गेन किया और क्या क्या रिजल्ट आया और कैसे कैसे एक्शन पे उसने रिएक्शन दिया, उनके बारे में पता लगाना। तो ये सारी चीजें इसके डायग्नोसिस में है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो अगर साइकोफार्माकोलॉजी की अगर बात करें तो क्लोमिप्रेमिन एंड लिथियम ड्रग दी जाती है। इन सबको लिथियम देते टाइम बच्चे को बहुत ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कॉज करती है। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस, ताकि सीजर्स और दूसरी चीजें ना आए। बिहेवियर थेरेपी दी जाती है ताकि उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सके। साइकोथेरेपी में काउंसलिंग और सपोर्टिव थेरेपीज दी जाती है। स्पेशल स्कूलिंग, ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूलिंग में डालना पड़ता है। जैसे आपने देखा ना तारे जमीन मूवी, उसमें उस बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं आमिर खान ने उसको ऑब्जर्व किया और उसको थेरेपी देना शुरू किया, जिससे वो निखर के आया। तो वही है स्पेशल स्कूलिंग। आजकल स्पेशल स्कूलिंग, जो बच्चे हैंडीकैप हुए या मेंटल रिटार्ड, उनके लिए स्पेशल स्कूल है, उनको पढ़ाने का सिखाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो वैसे स्कूल में बच्चे को डालना। रेजिडुअल ट्रीटमेंट, रेजिडुअल ट्रीटमेंट मतलब घर पे ही पेरेंट्स के द्वारा ट्रीटमेंट देना। जैसे कि बच्चे कभी कभार हैंड बैंगिंग करना, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, या एक ही चीज को पजेस हो जाना, वो करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं, जैसे कि एक बच्चा बार बार शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसको अटैक आ रहा है क्योंकि डिसऑर्डर है, तो पेरेंट्स उसके पास जाएंगे, उसको थपथपाएंगे। दूसरी बार वापस तो उसकी काउंटिंग होगी कि बच्चे ने कितनी बार साउंड किया। तीसरी बार उसको जब भी साउंड करेगा उसकी फेवरेट चीज दे दी। तो ऐसे करके उन चीजों को सप्रेस कर सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी दी जाएगी और साथ ही साथ उसको सोशल थेरेपी देंगे, जिससे क्या होगा, वो अपने आप को निखार पाएगा और सोसाइटी में खुद को अरेंज कर पाएगा। तो यहाँ पे अपना ऑटिज्म का टॉपिक होता है पूरा। थैंक यू।